ठीक है बेटा, दोबारा शुरू करते हैं। तो बेटा आ चुके हैं अपने केमिस्ट्री की नई वीडियो में। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे पीरियोडिक टेबल का मतलब विकास हुआ, कैसे लोगों ने उस पर काम किया। देखा गया कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज किया जा सकता है। ठीक है बात। और इस तरीके से एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक एरा क्रिएट होगा कि हाँ हम भी करके दिखाएंगे, हम भी करके। सबने अपने अपने कंट्रीब्यूशन किए। सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन किनका था? मेंडलीफ का था। वो हमने पढ़ लिया था, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, जो कि एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। मॉडर्न उसमें क्या था बेटा? उसमें जो मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ था वो बेस्ड था कि एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बेस्ड पर बनाई गई थी बेटा। ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है बेटा, वो भी आज समझेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस्ड है बेटा एटॉमिक नंबर पर। किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर। तो सारी बातें करने वाले हम बेटा, बस हमें 2 मिनट दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेटा। ठीक है, जो बच्चे आ चुके हैं बेटा एक बार अपना नाम लिख दे। ओके बेटा, कौन कौन है जल्दी ना अपना नाम लिखिए बेटा। ठीक है बेटा, हम अपनी पीपीटी ओपन कर लेते हैं। किस नाम से? बस 1 मिनट लेगी बेटा। ठीक है बेटा, हम पहुंच चुके हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। तो बेटा आप तैयार हैं? मैंने सेशन बेटा बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए आप। और जो भी बच्चा लाइव आ चुका है अपना कमेंट कर दीजिए, अपना नाम जो में जरूर बताइएगा बेटा। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देख रहे हैं बेटा इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले बात की जाती है बेटा कि ये जो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस चीज पर बेस्ड है। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, ये बेस्ड है हमारे एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा वो रिलेट होता है क्वांटम नंबर से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी एटॉमिक नंबर का ही यूज किया जाता है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है बेटा कि द प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। तो क्योंकि ये बात देखी गई कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो उनकी प्रॉपर्टीज मैच हो जाती हैं बेटा। ठीक है। तो जो हमारे पास जो नई पीरियोडिक टेबल बनी है बेटा, उसको बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। इसमें बेटा 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको पीरियड बोला जाता है। 18 वर्टिकल कॉलम है जिनको ग्रुप्स बोला जाता है। और ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, वो एक ही फैमिली के एलिमेंट्स होती है। उनकी वैलेंसी, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके ऑक्साइड के फॉर्मूले, ये सब सेम होते हैं। वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, या तो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है प्रॉपर्टीज या ग्रेजुअली डिक्रीज करती है बेटा। ठीक है बेटा, बात यहां तक ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट। मैं प्रोटॉन पे क्यों इतना जोर दे रहा हूं बेटा? क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर चेंज भी हो सकता, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज भी हो सकता है। क्योंकि हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट पे। ये किसमें अंदर होता है? न्यूट्रल एलिमेंट में। न्यूट्रल एलिमेंट के एटम में क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर कहीं पर Li प्लस आ गया, इसका मतलब क्या है? इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन रह गए।
तो अब इलेक्ट्रॉन से उसका एटॉमिक नंबर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए आप हमेशा याद रखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें बताएगा कि एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है। क्लियर होगी बात बेटा? जो हमारे पीरियड है बेटा, जो हमारे पीरियड और कॉलम है वो हमें क्या क्या शो करते हैं वो देखो एक बार। जो हमारे कॉलम है, जो ग्रुप है, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उनके आउटर शेल्स में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे जो भी एक ग्रुप में होंगे। समझ में आ गई बात? अगर किसी के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो जितने भी ग्रुप है सबके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो सभी के लास्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस तरह की बात होगी बेटा, ठीक है। उनके कॉन्फ़िगरेशन का जो प्लेसमेंट होगा वो लगभग लगभग सेम होगा, मैं दिखाऊंगा भी आपको। जो पीरियड है, पीरियड में क्या होता है, पीरियड नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू दी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा, KLM को शो करता है, ठीक है। पहले पीरियड में जो एलिमेंट्स आएंगे वो उनके जो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फर्स्ट शेल में होंगे सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एल शेल तक जाएंगे। समझ की बात यहां तक? यानी कि ये 1s वाले होंगे, ठीक है, 1s, ये 2s 2p तक जाएंगे बेटा। समझ की बात? ये 3s 3p तक जाएंगे बेटा। समझ की बात यहां तक? ये 4s 4p 3d तक जाएंगे बेटा। समझ मारी बात यहां तक आपको? ठीक है। तो ग्रुप हमें क्या बताएगा बेटा, ग्रुप बताएगा कि किस सब शेल में है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और पीरियड हमको बताएगा कि किस शेल में है इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बात यहां तक आपको? एक बार चलते हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अब जो मैं बताऊंगा उससे पहले आपको मैं टेबल याद करवा देता हूं बेटा, बहुत अच्छी ट्रिक बनाई मैंने इसके लिए, ठीक है। कुछ तो पहले से ही चली आ रही है मार्केट में, हमने ही पढ़ी थी कई बचपन में, कुछ तो वे है, कुछ नई बनाई है बेटा। तो सारी बताऊंगा कैसे इस टेबल को याद किया जाता है बेटा, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप 18 ग्रुप्स है टोटल, ठीक है। और 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गई बात? 2 8 8 18 18 36 36 ऐसे होता है बेटा। क्या बोला मैंने? पहले पीरियड में 2, दूसरे पीरियड में 8, तीसरे पीरियड में 8, 2 8 18 18 32 एंड 32। समझ में आ गई बात यहां तक? अब क्योंकि ये वाला जो जो लास्ट के दो पीरियड है ये छोटे पड़ जाते हैं 32 एलिमेंट्स के लिए, तो जो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनको लैक्टेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स बोलते हैं बेटा, लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो वो बाकी 14 एलिमेंट्स यहाँ से वो हमने अलग शो किया हुआ है। समझ में आ गई बात? बाकी ये होता है हमारा एस ब्लॉक, ये होता है हमारा पी ब्लॉक। हाइड्रोजन हीलियम को हटा देना इसमें से, ठीक है, क्योंकि हीलियम का आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन एस शेल में होते हैं, फिर भी पी ब्लॉक में रखा है, ठीक है। तो ये थोड़े से हमारे बेटे वो है, क्या बोलते हैं उनको, अपवाद, एक्सेप्शन है, ठीक है। ये पी ब्लॉक के बीच का होता है बेटा डी ब्लॉक, और ये जो बना हुआ है ये है बेटा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक से क्या मतलब है, इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सब शेल में लाई करेगा, इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी सब शेल में लाई करेगा, और इसी तरीके से इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी शेल में और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ शेल में लाई करेगा। ठीक है बेटा, बात यहां तक? अभी मैं दिखाऊंगा कैसे बेटा, ठीक है। पहले इसको याद करते हैं। सबसे पहली ट्रिक बेटा, हीलियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सिल्चियम फ्रेंचियम है ली ना की रुबीना से फ्रेंडशिप, ऐसे याद रखेंगे, है ली ना की रुबीना से फ्रेंडशिप, ठीक है। उसके बाद ये आएगा बेटा, बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जो भी आपकी इच्छा हो ऐसे, बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनको। अब ये तो एस ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक पे आओ, बैंगन आलू गाजर इन थैला। देखो ये जो ब्लॉक है हमारा, इसको इतना जरूरी नहीं है याद करना, ये ना तो कहीं पूछा ना आपके रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। तो इनकी जरूरत नहीं है हमें याद करने की, ना इनको याद करो। एफ ब्लॉक को ज्यादा कोई भाव देता भी नहीं है, क्योंकि आप 12th क्लास 11 12th में रहोगे, तो एफ ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनके लिए मैंने ट्रिक कोई नहीं बनाई है, जो ज्यादा यूज होते हैं मैं उनके लिए बनाई है मैंने आपके लिए ट्रिक, ठीक है। अब देखो बेटा जरा, ये
लेंथेनॉइड्स होंगे यहाँ पर, ये यहाँ से एक्टिनॉइड्स होंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे देखो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, या बलगम इन थ्रोट। कहाँ होता है बलगम? थ्रोट में होता है, बलगम इन थ्रोट, ठीक है। या बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। इसके बाद ये बेटा, काशी गए संत प्रभु। क्या है बेटा? काशी गए काशी गए संत प्रभु। समझ में आ गई बात यहां तक? या हो सकता है बेटा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। उसके बाद ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, या तो ऐसे याद कर लो, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, या दूसरा था बेटा इसका, उस से टीपो। ये बैक बेंचर्स के लिए है, उस से टीपो, ठीक है। या तो ऐसे याद कर लो आप, या ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ठीक है बेटा बात यहां तक। या फिर यहां पे है, फिर कॉल, फिर कल, जैसे ऐसे समझो, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या रहा बेटा? फिर कल बाहर आई आंटी, या फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, कैसे भी आपकी मर्जी है। फिर कॉल करने, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, या फिर कल बाहर आई आंटी, ये ज्यादा अच्छा है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। इसको लिखेंगे बेटा, हीना नीरा और करीना के जेरोक्स रंगीन। क्या बताया बेटा? हीना नीरा और करीना के जेरोक्स रंगीन। के यहां रखना है, के यहां नहीं रखना, ठीक है। हीना नीरा और करीना के जेरोक्स रंगीन। समझ में आ गया बेटा? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद हो गया, ठीक है। एक बार लास्ट में दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब यहां देखो, इसको डी ब्लॉक कैसे याद करते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूरल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद, ठीक है। दोबारा, साइंस टीचर वेरी क्रूरल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। समझ में आ गई बात? फिर याद रखेंगे बेटा, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में ऐसे रखना है, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा, ठीक है बेटा। अब यहां देखो बेटा, ला हफ्ता वरना रहीस ओसामा, आयरन प्लेट, ऐसे उठा लेता हूं आयरन प्लेट, ये है आयरन प्लेट हमारी, ठीक है। ला हफ्ता वरना रहीस ओबामा आयरन प्लेट उठाकर क्या करेगा? इतनी भारी प्लेट है, क्या करेगा बताओ? क्या करना चाहिए ओसामा को अब इतनी भारी प्लेट उठाकर? कुछ तो कर रहा होगा, देखो। बाकी आप समझदार हो, मैं यहां नहीं बोलूंगा। ला हफ्ता वरना रहीस ओबामा आयरन प्लेट उठाकर ठीक है। बाकी आप देख लोगे बेटा, समझदार हो आप, ज्यादा हंसना नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, एक ट्रिक और बनाई मैंने इसकी, ठीक है। मन तक रे, ऐसे भी कर सकते हैं, मन तक रे, ठीक है। फिर रोया ओसामा, इस तरह से भी याद कर लो, फिर रोया ओसामा, कौन रहेगा ईरान, ठीक है। अब ये बैक बेंचर्स के लिए है तीनों। नहीं पढ़ेगा तो पिटेगा, नहीं पढ़ेगा तो पिटेगा, ठीक है। क्यों आगे आऊं, ये किसके लिए है? बैक बेंचर्स के लिए। क्यों आगे आऊं, ठीक है। जिंदगी कैडबरी हो गई, जिंदगी कैडबरी हो गई, इस तरह से आप याद कर सकते हो बेटा, ठीक है बेटा। फिर देखिए, मन तक रे, फिर रोया ओसामा, कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ेगा तो पिटेगा, क्यों आगे आऊं, जिंदगी कैडबरी हो गई। तो इस तरीके से आप बनाओ
ठीक है, याद करो, बहुत अच्छी ट्रिक्स है, कुछ अपनी भी बना लो। ठीक है, ट्रिक्स तो बनाने से बनती है। कोई गाना बना लो, कोई सॉन्ग, कोई स्टोरी बना लो। ठीक है, कोई सेंटेंस बना लो, कोई डायलॉग बना लो। ठीक है, ये सब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा। सनमा की बात यहां तक, तो जैसा भी आप चाहो वैसा आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है इसको याद करना। ठीक है, सनमा की बात बेटा यहां तक आपको ठीक है। अब आगे चलते हैं। पीरियड्स ऑफ ग्रुप के बारे में पढ़ते बेटा इसमें पीरियोडिक टेबल में। बहुत स्लो चल रहा है हमारा भाई ये पीडीएफ। ठीक है, अब देखो बेटा जरा, जो हमारे पीरियड है उनके बारे में पढ़ते बेटा। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, एसपीडीएफ। जो एसपीडीएफ में जो हमारे जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, उन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनसे बनती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से बनेगी, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने पीरियड्स को डिफाइन किया हुआ है। समझ में आ गई बात यहां तक? जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, देखो पीरियड इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल्स को। किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ शेल्स को। जैसे फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट होते हैं, दो ही होते हैं बस। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अब देखो पहला नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसको शो करता है? नंबर ऑफ शेल को। पहली शेल में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1, फर्स्ट शेल भी भरी है बस। तो हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो 1s2, ये भी पहली शेल में ही है। के शेल की बात हो रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। समझ में आ गई बात यहां तक? अब सेकंड पीरियड में जाएंगे तो 2s आ जाएगा। समझ में आ गई बात? सेकंड पीरियड में जाएंगे 2s, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। ठीक है, वे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में है? जैसे अब देखो बेटा पीरियड 2, पीरियड 2 देखो बेटा, पीरियड 2 में ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, अब इनको देखो बेटा जरा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 3 है, एटॉमिक नंबर तो 1s2 2s2। देखो कौन सी शेल में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन? सेकंड शेल में। अब ये देखो, इसको भी देखो 1s2 2s2, कौन सी शेल में गया? सेकंड शेल में। 2 के बाद p, देखो p भी तो 2 तो 2p तो है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो क्या है इसका। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। ठीक है बेटा, बात यहां तक ऐसे पढ़ा ना आपने? 2 8 8 2 ऐसे पढ़ते हो ना। और अभी मैंने आपको दिखाया है पीरियड, 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले मैं 2 8 8 एलिमेंट के नंबर बता रहा हूं कि कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, 2 8 8 18 18 32 और 32। ठीक है, इस तरह से याद रखो, 2 8 8 18 18 32। ये मैजिक नंबर है। कौन सा नंबर है ये? मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर याद रखना, 2 8 8 18 18 32 32। समझ में आ गई बात? मैजिक नंबर याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, यहां से लेके वहां तक देखो, ये जो पी वाले ज्यादा, क्योंकि 5 है इसका एटॉमिक नंबर, तो देखो 2 2 4 और 1 5, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन पी शेल में आया, लेकिन पी वाले सब शेल में आया है, ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में आया है तो लेकिन सेकंड शेल में ही। उसके बाद दूसरा 6 होते 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 7 होते 3 आ जाएंगे, 8 होते 4 आ जाएंगे, 9 होते 5 आ जाएंगे, 10 होते 6 आ जाएंगे, रहेंगे सारे पी में ही। समझ में आ गया? अभी भी सेकंड शेल ही चल रहा है, इसीलिए पीरियड दिखाता है नंबर ऑफ शेल्स को। ठीक है, एल वाला शेल चल रहा है आपका। समझ में आ गई बात यहां तक? इसके बाद बेटा देखो थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड में आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, इसमें देखो बेटा जरा, अब इसमें शेल बदल जाएगा, थर्ड शेल में आ जाएंगे। देखो जैसे इसको 11 को लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। कौन सा शेल में आया लास्ट इलेक्ट्रॉन? थर्ड शेल में। ठीक है बात, क्योंकि थर्ड शेल में आया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए ये थर्ड पीरियड में चला जाएगा। थर्ड शेल थर्ड पीरियड। क्लियर होगी बात यहां तक? इसके बाद मैग्नीशियम में यहाँ पर 2 आ जाएंगे, रहेंगे तो थर्ड शेल में ही 3s2। ठीक है बात, 3s के बाद क्या आएगा बेटा? 3p, तो वो भी तो थर्ड शेल ही होगा। ठीक है ना, 3s के बाद 3p। अब क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p वाले ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 3 ओरिएंटेशन होती है, x y और z, और एक ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बताया था मैंने आपको जब मैं आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ा रहा था। ठीक है,
अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए अभी देखो थर्ड ही वो चल रहा है शेल आपका। फिर इसके लिए यहाँ पे 2 हो जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे 3, इसके लिए 4, इसके लिए यहाँ 5, इसके लिए यहाँ 6। ठीक है, तो क्योंकि अभी भी थर्ड शेल ही चल रहा है, थर्ड शेल ही चल रहा है, तो इसलिए थर्ड पीरियड में रखे गए ये सारे एलिमेंट्स ये। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना अच्छे से आपको? टोटल एलिमेंट कितने हो सकते हैं? यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, देखो फोर्थ पीरियड में देखो कैल्शियम, जो हमारा डी ग्रुप, जो डी ब्लॉक है वो फोर्थ पीरियड से शुरू होता है। समझ में आ गई बात? जो डी ब्लॉक है हमारा वो कहां से शुरू होता है? वो फोर्थ पीरियड से शुरू होता है हमारा। ठीक है, और इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 18। दो तो एस में आ सकते हैं भाई, एस में कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, दो तो एस में रहेंगे। पी में कितने आ सकते हैं? 6। एस वाले ब्लॉक में 2 होंगे, पी वाले में कितने होंगे? 6, क्योंकि पी में 6 ही आ सकते हैं, और डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 बीच में रहेंगे। टोटल कितने हो गए? 18। समझ में आ गई बात? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18। अब देखो कैसे, यहाँ पर देखो 3d4s, पहले तो s वाला पहले बढ़ता है ना, ये मैंने आपको बताया था पहले ही। कैसे? कि जिसका मतलब जिसकी एनर्जी लेवल देखा जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे बताया था मैंने। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे? जिसका एनर्जी लेवल क्या होगा? जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, बात यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे 3 और डी के लिए क्या बात करी थी? sp_d, 2 बात करी थी। डी के लिए 2, तो कितने हो गए बेटा? 5। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसके लिए कितना आ गया? 4। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4 वाले में भरेंगे, लोअर एनर्जी लेवल में पहले भरते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बार आप मेरा क्वांटम नंबर वाले वीडियो देख लीजिएगा। तो ये पहले भरेगा, तो कौन सा शेल चल रहा है? फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया ना। ठीक है, वैसे ये तो थर्ड शेल का ही है, लेकिन क्योंकि एस में पहले भरते हैं फिर डी में भरते हैं, समझ में? पहले 4s में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरेंगे, क्योंकि इसका जो टोटल नंबर है n+l के हिसाब से, n+l रूल बताया था ना हमने, इसके हिसाब से ये 4 बैठेगा, और इसका n+l 3d का n+l बैठेगा 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाते हैं? 4 वाले में, तो फोर्थ शेल शुरू हो गया ना यहाँ से। ठीक है, तो डी ब्लॉक के लिए एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, n-1 d 1 से लेकर 10 तक, और ns 1 से लेकर 2 तक, ये होता है बेटा डी ब्लॉक के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? और चौथे से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा? चौथे पीरियड से। तो एस की वैल्यू 4 रखी जाएगी, यानी आप समझ जाओगे कि पहले यहाँ पे 4 रखा जाएगा, 4 तो यहाँ पे 3 होगा। अगर फिफ्थ पीरियड में चले जाओगे तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। सिक्स पीरियड में चले जाओगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। सेवेंथ पीरियड में चले जाओगे तो यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक? देखो सभी में फोर्थ शेल चल रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि ये डी पूरा भर जाएगा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर एस तो भरा हुआ ही है हमारा, फिर एस के बाद किसका नंबर आएगा? पी का, तो वो भी 4p में भरेंगे। तो चल रहा था फोर्थ शेल ही है, चल क्या रहा है? फोर्थ शेल चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो कौन से पीरियड में एलिमेंट्स होंगे ये डिसाइड करेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में पड़ रहा है, के में पड़ रहा है, एल में पड़ रहा है, एम में पड़ रहा है, एन में पड़ रहा है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब ब्लॉक्स की बात करते हैं बेटा। कितने ब्लॉक्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। देखो आपके सामने आ गया है। हाइड्रोजन और हीलियम को थोड़ी देर के लिए हटा दो। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये हमारे एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि वो पी ब्लॉक की बात कर रहा है, लेकिन हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2। क्या होता है? तो ये एस में पड़ रहा है, पर रखते वहां क्योंकि वो इनर्ट गैसेस है, तो इनर्ट वाले ग्रुप में रखी जाती है। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, इनकी बात नहीं करते हम इन चीजों में। ठीक है, अब बात यहां से करते हैं एस ब्लॉक में। देखो, चाहे आप कोई भी ले लो, इनमें से कोई भी एलिमेंट, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस शेल में पड़ा। लिथियम लो 1s2 2s1। ठीक है, ये पे 1s2 2s1, या फिर 1s2 2s2। बेरिलियम का क्या होगा? 1s2 2s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में पड़ रहा है? एस शेल में। ठीक है, शेल तो ऐसी है कि इसकी भी ऐसी है, ये सब एस में पड़ रहे हैं, 3 2s 3s 4s 5s 6s सब एस में पड़ रहे हैं। लेकिन शेल चेंज, जैसे आप पीरियड चेंज करोगे तो शेल बदल जाएगी, एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेंगे एस शेल में ही। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में हो, जिस ऑर्बिटल में होगा। समझ में आई बात? देखो शेल चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल क्या चल रहा है? सबका एस चल रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में पड़ेगा। ये 7s1 और ये 7s2, ये 6s1, ये 6s2,
ये 5s1, ये 5s2, ये 4s1, ये 4s2, ये 3s1, ये 3s2, ये 2s1, ये 2s2। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो ये सब कहलाते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। किस बेस पे रखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में पड़ेगा उस ऑर्बिटल को ही ब्लॉक का नाम दे दिया जाता है। वहां पे आ जाओ बेटा, पी में। पी वाले ब्लॉक में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने पर अगला एलिमेंट आता है, तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 6 होंगे। एक एक पीरियड में 6 एलिमेंट होंगे। हीलियम की बात नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है? समझ में आ गई बात यहाँ तक? जैसे कि ये हमारे पास बोरॉन है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका बेटा? ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ये होगा 5, ठीक है? 5 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। वहां का लिख रहा हूँ, नीचे लिखना पड़ता है। 1s2 2s2 2p1, पी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन का है पी वाले ऑर्बिटल में, तो पी ब्लॉक में आएगा। अब उसके बाद दूसरा 6 होगा कार्बन के लिए, तो 2p2 हो जाएगा। नाइट्रोजन 7 होगा, उसके लिए 2p3 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए 8 होगा, तो 2p4 हो जाएगा। समझ की बात? फ्लोरीन के लिए 9 होगा, तो 2p5 हो जाएगा। नियोन के लिए 10 होगा, तो 2p6 हो जाएगा। समझ की बात? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में पड़ेगा ये देखा जाएगा। इसी तरह इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाता है? डी शेल में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, कोई सा भी ले लो। देखो यहाँ पे मैंने मैजिक नंबर बताया था ना, ये कौन सा है? 4th। 2 8 8 18, यहां से शुरू होता है डी ब्लॉक। तो कितने एलिमेंट हो गए? 8 8 16 17 18। 18 के बाद बेटा यहाँ से 19 20 21 22 23 24, ऐसे याद कर लो। कितने हो गए? 8 दूनी 16 17 18। 18 के बाद 4th में 19 से शुरू होगा। 19 20 21 22 23 24। देखो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं स्कैंडियम को, ठीक है? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 21। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने हो गए? 6 और 4 10 और 6 16 17 18। उसके बाद 4s2 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? डी वाले ऑर्बिटल में है, तो ये डी ब्लॉक में चले जाएंगे। लेकिन हमारा वो शेल कौन से चल रही है? 4th शेल स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी शेल स्टार्ट हो चुकी है? 4th शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो वहीं पे फिल हुआ, पहले तो एस फिल होती है ना। 4th शेल पहले फिल हो गई, उसके बाद फिर वापस 3 में आ रहा है, क्योंकि एनर्जी लेवल देखना पड़ता है। समझ में आ गई बात यहां तक आपको? ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3d1 3d2 3d3 4 5 6 7 8 9 10, तो सब ये डी में आएंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए सभी डी ब्लॉक में। ऐसे यहाँ पे 3d चलेगा, 4d चलेगा, 5d या 6d, तो सब डी ब्लॉक में आएंगे। ठीक है। फिर जो लेंथेनॉइड्स हैं और ये एक्टेनॉइड्स हैं, ये एफ शेल में आएंगे पहले। तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में पड़ेगा? एफ शेल में, क्योंकि यहाँ पे 32 और 32 एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम सारा यहाँ पर रख दें तो 18 ग्रुप से ज्यादा देने पड़ेंगे ना, यहाँ पे भी 32 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। होते कितने ग्रुप है हमारे पे लॉन्ग फॉर्म में? 18 ग्रुप्स होते हैं। और एक ऊपर वाले में तो 18 ही एलिमेंट है, तो 18 ग्रुप में काम हो गया था। यहाँ भी 18 ही थे, तो 18 ग्रुप में काम हो गया था। समझ में आ गई बात? लेकिन यहाँ तो 32 एलिमेंट्स है ना, तो जो एफ वाले थे लेक्टेन और एंटेनॉइड, उनको अलग से रख दिया। उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़ रहा है? एफ वाले ऑर्बिटल में पड़ रहा है, तो वो एफ ब्लॉक। इनको ज्यादा नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब इसको और डिटेल में पढ़ लेते थोड़ा सा। ठीक है। अब जो एस ब्लॉक वाले हैं उनका जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है। पहले वालों को बोला जाता है एल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। दूसरे वाले को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। समझ में आ गई बात? फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है एल्कलाइन मेटल्स, सेकंड वाले ग्रुप को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। समझ में आ गई बात? एल्कलाइन मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1s1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस शेल में आएगा और एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। इस पूरे ग्रुप में एस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। जब वैलेंसी के किसी के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो ये एक ही आयन बना सकते हैं, जैसे कि एन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। और इसको अब देखो यहाँ पर 2 8 और 1 ऐसा पढ़ते थे ना आप, क्योंकि ये स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो लास्ट वाले शेल में 8 पूरे हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ये बनाता है एक आयन, पॉजिटिव आयन, +1 का पॉजिटिव आयन बनाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते स्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है।
मतलब अगर कोई किसी भी एलिमेंट को नेचर में स्टेबल होना है, किसी भी एलिमेंट को नेचर में स्टेबल होना है, तो वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10, मतलब उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका क्या होता है? 2 8। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 ये होता है। और इसका क्या होता है अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखूं तो? मैं कहा एटॉमिक वेट की जगह लिख रहा था बार-बार, बेटा यहाँ लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है? ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक वेट। 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, यही तो, ये 3s में जो इलेक्ट्रॉन है यही तो इसको इसके जैसा नहीं बनने दे रहा। तो सोडियम बनना चाहता है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लाना चाहता है स्टेबल होने के लिए नेचर में, ठीक है? उसके लिए इसे क्या करना है? उसके लिए उसको अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है फालतू इलेक्ट्रॉन, अपना जो एक फालतू इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ते ही एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसके पास क्या बना लेगा? एक पॉजिटिव बना लेगा एनायन। ठीक है बात यहाँ तक बेटा? कैटायन बना लेगा बेटा, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को कैटायन बोलते हैं बेटा, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो एक कैटायन में +1 का कैटायन बनाएगा। ये क्योंकि इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, NH2 इनका जनरल फॉर्मूला होता है, NH2 लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए NH2, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे इनको। अगर मैं इसकी बात करूं मैग्नीशियम की, एटॉमिक नंबर होगा इसका 12, ये बनाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो नोबल गैस तो इसके नियरेस्ट यही है नियॉन, तो इसको ये दोनों छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है? तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2। तो कैसा कैटायन बनाएगा बेटा? +2 का। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो ये होगा Mg2+। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन NH2। क्लियर है बात यहाँ तक? लास्ट ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पे ये, ठीक है? अब आप रख सकते हो पहले पीरियड के लिए n की वैल्यू 1, दूसरे के लिए n की वैल्यू 2। ये पहला नहीं है, ये सेकंड पीरियड है ये तो है सेकंड पीरियड। पहले पीरियड में क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है? तो ये पहला पीरियड ऊपर हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो जौन से भी पीरियड में एलिमेंट है तो n की वैल्यू वही रखी जाएगी। अगर सेकंड पीरियड में तो 2 रखेंगे 2s1, ठीक है? 3 में है तो 3s1, 4 में है तो 4s1, 5 में है तो 5s1। ऐसी समझ में आ गई बात? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई तो आपको। अब इनकी कुछ बेटा प्रॉपर्टीज समझो। जितना भी नीचे की तरफ आएंगे मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, उतने ही ज्यादा ये मेटल के नेचर को अचीव करती चली जाएंगी। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, नीचे वाली बहुत ज्यादा हार्ड होती है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? अगर ऐसे आपस में बजा दोगे तो टन की आवाज आएगी। सरफेस बहुत ज्यादा शाइनी होती है, खुरच दिया तो बहुत ज्यादा शाइन मारती है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, ठीक है? जितना नीचे जाएंगे इसमें ग्रुप में, नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है और रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ये कभी नेचर में प्योर मिल ही नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के इतने उतावले होते हैं, जो भी आसपास होता है उससे रिएक्शन कर जाते हैं स्टेबल होने के लिए। समझ में आ गई बात यहाँ तक? जो ऊपर वाले दो हैं, इन दोनों के अलावा बाकी सभी आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इन दोनों को छोड़, जैसे कि सोडियम बनाता है आयनिक कंपाउंड NaCl। क्या होता है? Na+ Cl-, एक पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये आयनिक कंपाउंड बन जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ये सभी आयनिक कंपाउंड बनाएंगे इन दोनों को छोड़कर। ठीक है बात यहाँ तक? और कभी नेचर में प्योर मिल ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी ना किसी से रिएक्टिव करके कुछ और सब्सटेंस बना के बैठे रहेंगे नेचर में। फिर इनको निकाला जाता है, फिर इनको प्योरीफाई किया जाता है, तब जाके इनको यूज करते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ये पी ब्लॉक आ गया बेटा हमारा। पी ब्लॉक देखो बेटा, इसको तो हटा ही दो, सब नोबल गैस है, इसको तो बिल्कुल हटा के रखो यहाँ से, ठीक है? सबसे पहले देखो, जैसे यहाँ पे बोरॉन है, ये क्या करेगा बेटा? इसका एटॉमिक नंबर कितना है बोरॉन का? 5। 1s1 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पर आएगा NS2 NP1 से 6। ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा इनका, ठीक है? NH2 तो पूरा भरा होगा,
फिर वही सेम टू सेम नंबर यहाँ पे होगा और पी में 1 से लेके 6 तक हो सकते हैं किसी भी एक पीरियड के लिए, क्योंकि सेकंड पीरियड, ये कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के लिए n की वैल्यू कितनी रखोगे? 2। तो 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। तीसरे पीरियड के लिए n की वैल्यू क्या रखोगे? 3। 3s2 3p1 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6। समझ की बात? ऐसे इसके लिए 4 रखते चले जाओगे, ये पूरा हमारा पी ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है बेटा, बात यहां तक। ये मेन ग्रुप एलिमेंट है, यही ज्यादातर हम यूज करते हैं बेटा इनका रिएक्शंस में। तो एस पी तो आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, बलगम इन थ्रोट, बैनुगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। समझ की बात बेटा यहां तक आपको? ओके बेटा, आगे देखते हैं। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, उस से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीरा और करीना के जेरोक्स रंगीन। समझ की बात यहां तक? जो ये 16 ग्रुप के एलिमेंट्स है बेटा, इनको बोला जाता है कैल्कोगन्स। ठीक है, और जो ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को बोला जाता है हेलोजन्स। कैल्कोजन्स और हेलोजन्स। ठीक है बेटा, बात यहां तक। जो नोबल गैस होती है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट होगा इनका शेल NH2 NP6। जब इनका शेल कंप्लीट है तो ये नेचर में कैसे हो सकते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते ही नहीं। जब इनको जरूरत ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है, ना गेन करने की जरूरत है। जिनको इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है, वो स्टेबल होने, वो लूज करते रहते हैं। ये जो होते हैं, इनको जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन की। जैसे कि देखो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना? 8। 1s2 2s2 2p4। अब पहले शेल में आते हैं 2, दूसरे शेल में कितने आते हैं? 8 आ सकते हैं, पर है कितने इसके पास? 6 है इसके पास। तो इसको अभी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए नेचर में मिलने वाले अदर एलिमेंट से रिएक्ट कर जाएगा, और ये कभी नेचर में प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिल सकता। समझ की बात यहां तक? ठीक है, जो ये हमारी इनर्ट गैसेस है, नोबेल गैसेस है, क्योंकि इनका लास्ट का ऑर्बिटल या लास्ट वाली शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है। ठीक है, 2 10 ऐसे पढ़ते हैं ना, 2 8 जोड़ो 10, फिर 8 जोड़ो 18, फिर जोड़ेंगे कितने? 16। 18 में 16 जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे? 34। फिर उसमें 16 जोड़ो कितने बनेंगे? 50। समझ में आ रही बात यहां तक? ऐसे 2, फिर 8 का गैप आएगा, 8 10 हो गया, फिर दोबारा 8 का गैप आएगा, 2 8 8 16 16 2 8 8 16 होते कितने होते हैं? 16 ही तो होते हैं। 18, सॉरी गलत जुड़वा दिया मैंने आपसे, मैजिक नंबर मुझे याद नहीं रहा। 2 8 8 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, पहले तो 2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जोड़ेंगे कितने? 8, तो 10 हो गया, फिर ये 18। ठीक है, फिर उसमें कितने जोड़ेंगे? 8, कितना बनेगा? 36। फिर इसमें जुड़ेंगे कितने? 8, ये कितना बनेगा? 54। समझ में आ गई बात? यहाँ तक ऐसे हम निकाल पाएंगे। मैजिक नंबर याद रखोगे तो आपको पढ़ना आसान रहेगा। तो इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, डी ब्लॉक को देखते हैं अब पी ब्लॉक में कुछ देख लो थोड़ा सा। हम जितना नीचे जाएंगे इस ब्लॉक में, तो मेटेलिक करेक्टर उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। ऊपर होंगे नॉन मेटल्स, थोड़ा नीचे आएंगे तो उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज और इंक्रीज होंगी, और नीचे आएंगे तो वो और अच्छा मेटल होगा, और नीचे आएंगे वो और अच्छा मेटल बनता चला जाएगा। समझ की बात? यहाँ तक ऊपर ये जितने भी ग्रीन कलर में लिखे ये सब है नॉन मेटल्स। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। ठीक है जी, जितने भी ब्लू कलर में लिखे हैं ये सब है बेटा हमारी मेटल्स। ये सब क्या है? मेटल्स। और जो ये ऑरेंज कलर में लिखे हुए हैं ना, ये वाले बीच वाले, ये है मेटलॉइड्स। इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है बात यहां तक?
या सेमी मेटल्स भी बोलते हैं इनको। इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती है, इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज होती है इनके पास मेटल्स की बीच में। समझ में आ गई बात यहाँ तक? और जो ये पिंक कलर में लिखा है सब है इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस या अनरिएक्टिव एलिमेंट्स जो किसी से रिएक्ट नहीं करते जल्दी से। समझ में आ गई बात? जो ग्रुप 16 और 17 के हैं बेटा ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये आराम से किसी से भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 अभी बताया मैंने। फ्लोरीन का कितना है बेटा एटॉमिक नंबर? 9। ये 16 का है, ये 17 का है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, इसका 2 7, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 चाहिए। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं क्योंकि कम ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको स्टेबल होने के लिए। ये क्यों नहीं कर पाते? इसको 3 चाहिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। 5 होता 7 होता है। ठीक है, तो ये 2,5, इसको 3 चाहिए। तो ये एकदम से 3 तो नहीं मिलते कहीं नेचर में, तो ये इतनी आसानी से गेन नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। डी ब्लॉक को देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था इसका स्कैंडियम का 21 बताया था मैंने आपको, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था आपको 3D4S बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो जो पीरियड चल रहा होगा, 4th पीरियड से शुरुआत होती है, 4, 5th, 6 और 7, तो एस वाला तो पीरियड वाला ही रहेगा और डी वाला उससे एक कम रहेगा। समझ में आ गई बात? यहाँ तक ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा n-1 डी। डी में कितने आ सकते हैं? 1 से लेके 10 तक। और यहाँ पे NS2 ये कंप्लीटली फिल्ड होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कहाँ भरे जाएंगे? डी में। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो डी शेल में भरे जाएंगे, इसलिए डी ब्लॉक में एलिमेंट से, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? जैसे कि क्रोमियम और कॉपर, और भी कई एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपवाद होते हैं, जो कि फॉलो नहीं करती है रूल। वो क्या करते हैं? एस को भी हाफ फील्ड रखते हैं, डी को भी, या तो डी को भी हाफ फील्ड रखते हैं। क्रोमियम एस को भी हाफ फील्ड रखता है, डी को भी। डी में लेके आता है बेटा वो 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एस में लेके आता है ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ये भी मैंने आपको पढ़ाई थी। कहां पर? जब मैं क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था आपको, चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। और कॉपर भी ऐसे ही करता है, क्योंकि ये मानना है कि कोई भी ऑर्बिटल में जब भी स्टेबल हो सकता है कोई एलिमेंट, या तो उसका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या कंप्लीट फिल्ड हो, ठीक है। क्योंकि कॉपर के डी वाले शेल में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन और एस वाले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 3D और 4s की बात कर रहा हूँ। तो ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, तो अनस्टेबल है। तो क्या है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये 3D10 बना लेता है, ये 4s1 बना लेता है। तो ये हाफ फील्ड होगा, ये कंप्लीट फील्ड होगा, तो ये स्टेबल हो गया। या तो हाफ फील्ड पे स्टेबल होगा या कंप्लीट फील्ड पे स्टेबल होगा। यहाँ पर ना ये हाफ फील्ड है ना ये कंप्लीट फील्ड है, तो ये अनस्टेबल था। अब यहाँ पे एक हाफ फील्ड है, कंप्लीट फील्ड, दोनों स्टेबल हो गए। तो ये ऐसा करते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, ऑल और द मेटल आर मोस्टली फ्रॉम कलर्ड आयंस। जितने भी मेटल्स हैं, अगर ये जो आयंस बनाती है वो ऐसे नहीं होते कि मतलब वो कलरलेस होते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ कलर होगा। कलर्ड आयंस बनाते हैं ये बेटा, ठीक है। ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। कॉपर की वैलेंसी बेटा 1 भी होती है, कॉपर की वैलेंसी बेटा 2 भी होती है। ये 1 भी शो करता है, 2 भी शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करती है। आयरन की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं ये वाले मेटल्स, ठीक है बेटा, बात यहाँ तक। जो ये 3 मेटल्स हैं बेटा बाद के, ये डज नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ये ज्यादा मतलब ये उस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करते जैसे बाकी मेटल शो करते हैं। जैसे कि ये मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है, बाकी तो कोई नहीं रहता। समझ में आ गई बात है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ही नहीं बेटा, ठीक है। तो जैसी प्रॉपर्टी बाकी मेटल शो करते हैं, ये ऐसे ये तीनों शो नहीं कर पाते, क्योंकि इनके जो ये है ना, जो शेल है ये लगभग लगभग फील्ड है, ठीक है बेटा बात। तो ये भी एक वजह होती है। ये पैरामैग्नेटिक होता है, जितने भी ये मेटल्स यहाँ रखे हुए हैं सब पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं बेटा? 3 तरह के होते हैं बेटा। मैग्नेटिक मटेरियल 3 तरह के होते हैं, डायामैग्नेटिक,
पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक वो जो मैग्नेट से दूर भागते हैं। पैरामैग्नेटिक वे जो मेटल की तरफ तो चलते, अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन बहुत स्लो, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करते। समझ में आ गई बात। जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्स से मेटल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तीन तरह की प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक मटेरियल तीन तरह के होते हैं। डायामैग्नेटिक वो जो मेटल से दूर, सॉरी मैग्नेट से दूर भाग, रिपल्सिव नेचर होता है, या मैग्नेट से रिपल हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। ठीक है। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ये अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन वीक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं ये भी अट्रैक्ट, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट, एकदम चिपक जाएंगे जाकर मैग्नेट से। ठीक है। समझ में आ गई बात यहां तक आपको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा याद करवा रहा हूं, याद कर लेंगे बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन रखेंगे। ठीक है। हमने अलग निकाल रखा है इसको। क्यों निकाल रखा है कि ना तो ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है। ये मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है, ये नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करता है, तो उसको इसकी कैटेगरी आज तक डिफाइन नहीं हुई सही से। ठीक है बेटा बात। यहाँ पे दिखा रखा है बेटा, जो ये पीले कलर से है मेटलॉइड्स, इनका यूज होता है सेमीकंडक्टर बनाने में, 12th क्लास में पढ़ेंगे आप। ठीक है। जो ये ब्लू कलर में है ये सब प्योर मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं। ठीक है बात यहाँ तक। ये जो तीनों में लिखे हुए ये सब मेटल्स ही हैं। ठीक है। ये भी सब मेटल्स हैं, ये भी सब मेटल्स हैं, ये भी सब मेटल्स हैं, ये भी सब मेटल्स हैं। ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक। बस ग्रुप वाइज इनको अलग अलग किया हुआ है। ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है। उसके बाद जो पिंक कलर से लिखे हुए हैं और जो ग्रीन कलर से है बेटा वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। ये सब गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, और ये इसमें कोई भी मेटल नहीं है, सब नॉन मेटल है। क्लियर होगी बात यहाँ तक बेटा आपको। ठीक है। अब एक बार याद कर लेते हैं। है ली ना की रुबीना से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए, बल गम इन थ्रोट, काशी गए संत प्रभु, नाना पाटेगर ऐश्वर्या सब बीमार, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, उस से टीपो। ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीरा और करीना के जेरोक्स रंगीन। ठीक है बेटा बात। साइंस टीचर वेरी क्रूरल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा, ला हफ्ता वरना रईस ओबामा, आयरन प्लेट उठाकर हक देगा। ठीक है। कुछ नहीं सुना बेटा आपने। ठीक है। फिर और देख लो बेटा। मन तक रे, फिर रोया ओसामा, कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आगे आऊं, जिंदगी कैडबरी हो गई। समझ में आ गई बेटा यहां तक बात आपको। तो ये बेटा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खत्म हुई है। अभी हमें इसके ट्रेंड्स वगैरह पढ़ने हैं, इसके ट्रेंड्स वगैरह भी पढ़ने हैं हमें, वो भी देखेंगे हम कल की वीडियो में। देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज एंथैल्पी क्या होती है। सन्मा के बाद ये सब देखेंगे बेटा हम अगली वीडियो में। ठीक है। एटॉमिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, ये सब देखेंगे बेटा हम अगली वीडियो में। ठीक है। कनेक्ट हो गएगा मेरी हार्ड डिस्क। समरी पढ़ रहे थे बेटा हम।
समरी देख लो बेटा। समरी क्या है बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जिसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड बोलते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप बोलते हैं, एक फैमिली बोलते हैं, क्योंकि इन सभी की प्रॉपर्टी मैच करती है एक ग्रुप में। ठीक है, मैजिक नंबर याद रखना आप, 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है बेटा, बात यहां तक। एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंसी शेल, सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम तरह के शेल में मिलेगा बेटा। ठीक है, बात याद तक, सेम वैलेंस शेल में मिलेगा, एस में मिलेगा सभी का, एनएस में। ठीक है, NS1 या NH2 अभी बताया था हमने आपको। तो वैलेंस शेल कौन सी है इनकी? एस। क्लियर है बात? लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा वो सेम होगा एक ग्रुप के लिए बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो मैं बता दिया आपको। देयरफॉर एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिस वजह से वे सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने एलिमेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है बेटा। ठीक है, SPDF ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है उनको। ठीक है, एलिमेंट विच लाई एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो मैं बात कर रहा था ना वो बीच के जिनसे सेमीकंडक्टर बनते, मेटलॉइड्स की बात कर रहा था मैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन मेटल्स की। ना ये पूरी तरीके से मेटल्स है ना पूरी तरीके से नॉन मेटल्स है। इनका यूज करा जाता है मॉडर्न एरा में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रहे हैं उन सब में इन्हीं मेटल्स का यूज होता है। इन मेटल्स का यूज करके सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, चिप्स जो आप ये कंप्यूटर यूज कर रहे हो, जो आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, सब इन्हीं की देन है बेटा। और ये ना होते तो आप कुछ भी ना कर पाते। ठीक है बेटा बात, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए बेटा। तो मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ने में अच्छा लगा बेटा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहेगी तो एक बार वीडियो दोबारा देख ले। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कर दे, मैं आपको पर्सनली गाइडेंस दे दूंगा बेटा। ठीक है, और अगर आप बहुत दूर से देख रहे हैं मेरी वीडियो तो आप कमेंट करेंगे सर मैं आप कहाँ से हूँ, अपनी जगह भी कमेंट करें तो मैं आपके लिए सेपरेटली 10-15 मिनट की इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा बेटा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, कल मुलाकात होगी। ठीक है बेटा।